ओके, तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ट्वेल्थ का फिजिकल केमिस्ट्री। क्या नाम है चैप्टर का? केमिकल काइनेटिक्स। तो अब आप लोग ये बताओ, कोई बता सकता है व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स? आप लोग, एनीवन, बोलो। सर, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। सर, केमिकल रिएक्शंस की मूवमेंट। या हम लोग इस चैप्टर में ये पढ़ते थे, रिएक्शन जो है हमारा कितना फास्ट हो रहा है। हम लोग यहाँ पे रेट का बात करते हैं, है ना? किसका बात करेंगे? रेट का। जो पार्टिकुलर रिएक्शन होगा वो कितना जल्दी कंप्लीट होगा, कितना टाइम लेगा, रिएक्शन स्लो है कि रिएक्शन फास्ट है कि रिएक्शन मॉडरेट स्पीड में चल रही है। हम लोग यहाँ पे केवल एंड केवल क्या बात करते हैं? स्पीड का। किसका बात करते हैं इस चैप्टर में? स्पीड, ओनली एंड ओनली स्पीड का हम लोग बात करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर आप केमिस्ट्री के व्यू पॉइंट से देखोगे, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट जो है हम लोग बहुत जगह यूज करते हैं। ऑर्गेनिक में भी यूज करेंगे, बोलेंगे कि ये जो रिएक्शन है, देख लो, ये केमिकल काइनेटिक्स कंट्रोल है। इसका मतलब क्या है? ये रिएक्शन जो है फास्ट होना चाहेगा। कुछ होते हैं थर्मोडायनेमिक कंट्रोल्ड। ठीक है, तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो। ठीक है, ओके, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोगों ने ही बताया कि सर यहाँ पे हम लोग स्पीड मेजर करते हैं, रिएक्शन का स्पीड। ठीक है, रेट को रेट को हम लोग स्पीड बोल सकते हैं, है ना? यहाँ पे इस चैप्टर में रेट को हम लोग नथिंग बट इट इज स्पीड, स्पीड से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे क्या मेजर करते हैं हम लोग? मेजर द रिएक्शन रेट। मैकेनिज्म आप लोग पढ़ोगे आगे, मैकेनिज्म भी होते हैं, है ना? और कुछ फैक्टर हैं जहाँ पे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, अफेक्ट होता है ना? अब आपको ये तो फॉर्मूला सबको याद होगा ना? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस यस ट्रेवल सर। डिवाइड बाई टाइम टेकन। ऐसा कोई है जो भूल गया? ये फॉर्मूला तो नहीं भूलना चाहिए, नो है ना? सर। ये तो हम लोग जब छोटे छोटे थे तब पढ़े थे इस, है ना? ठीक है, तो एक चीज और लिख लो इसके बारे में। ये तो थ्योरेटिकल बातें होंगी, है ना? लिख लेना यहाँ पे। रेट इज डिफाइन एज द चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। ठीक है, रेट इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। इसका मतलब कितना कंसंट्रेशन हमारा चेंज हो रहा है हर टाइम में, है ना? हर एक मिनट में या हर आवर में कितना कंसंट्रेशन हमारा चेंज हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेट। फाइन। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन। यहाँ पे कंसंट्रेशन हम लोग क्या यूज करेंगे? मोलारिटी। ठीक है, ये डिपेंड करेगा क्या दिया हुआ है आपको, तो मोस्टली हम लोग मोलारिटी का बात करते हैं, है ना? बट बट अगर मान लो कि हमारा रिएक्टेंट गैस है, तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं प्रेशर। याद रखना, भूल नहीं जाना, है ना? ऐसा नहीं है कि गैस है तो उसका भी आप कंसंट्रेशन ही यूज कर रहे हो। ठीक है, भूलना नहीं, है ना? और टाइम जो है हमारा हमेशा हम लोग सेकेंड में बात करते हैं। किसमें? सेकेंड में। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें जो है आपको इंपॉर्टेंट है आपके नीट के लिए, है ना? और मोलारिटी का यूनिट अगर कोई पूछे तो क्या बोलोगे? कैपिटल एम। और क्या बोल सकते हो आप लोग? मोल पर लीटर। ये क्या है? यूनिट ऑफ मोलारिटी। फाइन। अब देखो, अब हम लोग देखेंगे कि यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है हमारा। यूनिट अब हम लोग देखेंगे, यूनिट। यूनिट कैसे चेक करते हैं हम लोग? यूनिट कैसे फाइंड करोगे किसी भी चीज का? उसके फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला के बाद अगर मान लो यहाँ पे क्या है ऊपर, न्यूमरेटर में क्या है हमारा? मोलारिटी, है ना? तो मोलारिटी की यूनिट क्या होती है? या तो कैपिटल एम या मोल पर लीटर। और डिनोमिनेटर में क्या है हमारा? टाइम। तो टाइम का क्या होगा? सेकेंड। तो यूनिट हमारे या तो कैपिटल एम डिवाइड बाई सेकेंड, या आप बोल सकते हो मोलल डॉट पर सेकेंड, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, फाइन। या कैपिटल एम को क्या लिख सकते हैं हम लोग? मोल पर लीटर। फाइन। तो हमारा यूनिट क्या हो जाएगा? मोल डॉट इनटू लीटर इनवर्स डॉट सेकेंड इनवर्स, है ना? अगर मान लो कि हमारा रिएक्टेंट गैस है तो फिर यूनिट क्या हो जाएगी हमारी? एटीएम बाई सेकेंड, या एटीएम इंटू सेकेंड इनवर्स। तो ये यूनिट भी ध्यान रखना, इससे नीट से तक, नीट में यूनिट से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना? क्यों?
क्योंकि रीजन ये है ना, नीट का क्वेश्चन जो आ रहा है ना इस समय काफी इजी आ रहा है। ये डिपेंड कर रहा है कि आप कितना जल्दी फास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। हाँ बोलो सलीम, डाउट है? यस सर। सर हाँ इसमें जैसे यूनिट में दिया रिएक्शन, सर इसमें आपने इंक्रीज और डिक्रीज में भी आएगा ना सर, फिर इसमें पूछने के आएगा आएगा लिए? सब आएगा। चेंज इन कंसंट्रेशन, मैंने तो ये नहीं बोला इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। यस सर। ठीक है ना? तो एक चीज ध्यान रखना, नीट के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग चीजों को याद करने का कोशिश करो, है ना? समझ गए? तो सोचो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं जल्दी कैसे सॉल्व करूंगा, ये मुझे समझ में आ गया। अब इसे मैं जल्दी कैसे सॉल्व करूं, फास्ट कैसे सॉल्व करूं। पेपर अब इजी आ रहे हैं, ध्यान रखना सभी लोग जो भी नीट के प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ पे, जो भी अभी प्रेजेंट हैं, ये याद रखना पेपर अब इजी आ रहा है। अगर आप ये सोचो कि पेपर टफ आएगा, नहीं, पेपर टफ नहीं आ रहे हैं, तभी तो कट ऑफ 600 के अराउंड जा रहा है अब। समझ गए ना आप? तो अगर आप फॉर्मूला टिप पे रहेगा, फास्ट रहोगे, है ना, यूनिट याद रहेगा, ऐसा सोच, ये तो हम लोग यहाँ से डिराइव किए, तो आपको डिराइव करने की जरूरत नहीं नहीं पड़ना चाहिए। आपको कोई पूछे तो डायरेक्ट याद होना चाहिए, हाँ एटीएम डॉट सेकेंड इनवर्स, डायरेक्ट। ठीक है? हम लोग का प्रिपरेशन डिपेंड करता है कैसा पेपर आ रहा है ना? अब तो समझ गए आप लोग क्या होता है रेट, है ना? तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करने की कोशिश करो, फास्ट, हमेशा। क्योंकि पैटर्न अब चेंज हो रहा है ना, पेपर इजी आ रहा है, तो आपको भी अपना कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाना होगा, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए भी। और फिजिक्स में बार बार बता रहा हूँ, फिजिक्स में आप लोग ये ध्यान रखना कि जो भी फॉर्मूला है ना उसको रट जाना, फॉर्मूला फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन काफी आ रहे हैं आजकल, है ना? ठीक है, अब चलते हैं आगे हम लोग। यहाँ पे देखो रिएक्टेंट से हम लोग का क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट। मैंने जनरल इक्वेशन ले लिया है, कोई भी जनरल रिएक्शन, है ना? रिएक्टेंट से क्या मिल रहा है हमें, प्रोडक्ट। फाइन। तो यहाँ पे रिएक्टेंट कुछ भी हो सकता है ना? अगर क्वेश्चन में ये पूछे कि आपको ये बताओ रेट ऑफ आर, आर क्या है हमारा, रिएक्टेंट है ना? रेट ऑफ आर मीन्स आर है हमारा क्या है यहाँ पे, रिएक्टेंट। आप आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप रेट ऑफ रिएक्टेंट बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं, रेट ऑफ आर, फिर क्या बोलोगे आप? उस केस में हम लोग यूज करते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर ओनली, है ना, डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। फाइन। अब आप लोग बताओ, ये जो ग्राफ सबको दिख रहा है ना, फाइन। अब आप लोग ये बताओ, ग्राफ 1 और 2 में कौन सा ग्राफ प्रोडक्ट का है एंड कौन सा ग्राफ रिएक्टेंट का है, बताओ। वन फर्स्ट किसका है? प्रोडक्ट है सर वन सर, प्रोडक्ट जो और जीरो से सेकंड ऊपर की तरफ रिएक्टेंट। बढ़ रहा है वो प्रोडक्ट है, और जो कम हो रहा है वो रिएक्टेंट है। हाँ, आप लोगों ने आंसर तो सही दिया। अब आप लोग ये बताओ, वन को प्रोडक्ट क्यों बोले हो आप लोग? एनीवन, कोई एक अनम्यूट करके क्योंकि बताए। सर वो इंक्रीज हो रहा है। सर क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। यस, ठीक है, समझ गया ना क्यों? और 2 क्यों हो रहा है? क्योंकि कंसंट्रेशन हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज डिक्रीज। हो रही है। इंक्रीज हो रही यस है। यस यस। और इससे ग्राफ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इजी होता है ना ग्राफ, तो ग्राफ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डायरेक्ट ग्राफ दे देगा, बोलेगा कि ये बताओ ये किसका ग्राफ है ना? फाइन। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से, सभी लोग ध्यान सुनना, एवरीवन। यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने मार्क कर रखा है C1 एंड C2, दिख रहा है सबको ना? ठीक है, तो C1 क्या है हमारा, कोई पर्टिकुलर कंसंट्रेशन होगा कब, टाइम T1 पे। C2 क्या है, कंसंट्रेशन है एट टाइम C2। T2। यस, है ना? अब आप लोग ये बताओ, यहाँ पे सभी लोग ध्यान सुनना क्वेश्चन और आपको आंसर देना है ना? मैं यहाँ पे टी वन को कोई भी वैल्यू ले रहा हूँ, कोई भी वैल्यू, मान लो मैंने 1 ले लिया। T2 को मैं सपोज कर लो, चलो 2 ले लेता हूँ, ठीक है? फाइन। टाइम इन सेकेंड है यहाँ पे, है ना? अब आप लोग ये बताओ, C1 बड़ा है या C2 बड़ा है, कौन सा ग्रेटर है, C1 या C2? C1 बड़ा है या C2 बड़ा है, आपको ये बताना है, कौन सी बड़ी है? सी, सर C1। सर C1। सभी लोग C1 के साथ है? ये ओके, ठीक है। अब देखो आप लोग,
तो हमारा जो यहाँ पे C1 है, C1 को सपोज कर लो मैंने कोई रैंडम वैल्यू ले लिया 10, एंड C2 को मैंने ले लिया क्या, मान लो कि मैंने 8 ले ली, ठीक है, फाइन। अब आप लोग ये बताओ, सभी लोग बताना, एवरीवन, चेंज इन कंसंट्रेशन निकालना है। इसका मतलब फाइनल माइनस इनिशियल का होगा। इनिशियल। अब मेरा फाइनल कंसंट्रेशन क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन क्या है, 10 है कि 8 है? सर 8। क्या सभी लोग 8 के साथ हो? कोई है जो बोल रहा है नो नो 8 नहीं है 10 है, कोई है ऐसा? नो सर। सभी लोग 10 के साथ हो, 8 के साथ हो ना सभी लोग, कि 10 के साथ हो? फाइनल कैसे फाइंड करोगे आप लोग, T2 पे कौन सी कंसंट्रेशन है हमारी, C2, टाइम T2 पे कौन सा कंसंट्रेशन हमारा, C2, तो C2 क्या हो जाएगा हमारा फाइनल, तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो जाएगा, C1 डिवाइडेड बाई फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। अब आप लोग ये बताओ, C2 हमारी कितनी है, 8, 8 माइनस 10 डिवाइड बाई 2 माइनस माइनस 1, है ना, फाइन, है ना। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा हमारा -2, -2 आ गया, बोलो हाँ या ना। यस सर। अब आप लोग ये बताओ, क्या कभी रेट नेगेटिव होता है? नो सर। नो सर, रेट पॉजिटिव बनता है इंडियन। ओ, तो फिर हम क्या करें यार, नेगेटिव साइन लगाएंगे। यस, इसलिए लोग बोलते हैं कि रेट जो है हमारा नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ऐसा कभी सुने हो? कोई ट्रेन चल रहा है उसका रेट नेगेटिव हो गया, ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा ना, पॉजिटिव होगा रेट हमेशा। तो इस जो नेगेटिव आ रहा है ना हमारा, ये सबको दिख रहा है नेगेटिव आ गया, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग क्या पुट करते हैं, नेगेटिव, क्या पुट करते हैं हम लोग यहाँ पे आगे, नेगेटिव पुट कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव, ठीक है, फाइन। तो याद रखना, जब भी क्वेश्चन में बोले रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ आर या रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आर, क्या लिखेंगे, -dr/dt या Δr/dt, माइनस साइन जरूर पुट करना रिएक्टेंट वाले स्पीशीज में, रिएक्टेंट वाले सब्सटेंस के लिए माइनस साइन जरूर पुट करना, है ना, ठीक है, समझ गए ना क्यों मैंने माइनस साइन पुट करा है, फाइन, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ आर या रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आर, है ना, ठीक है। अब आप लोग देखो यहाँ पे, आगे चलते हैं प्रोडक्ट का, हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, यस, हाँ, अब प्रोडक्ट में क्या होगा देखो, जैसे हम लोग रिएक्टेंट का देखें ना, सेम टू सेम प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट में कोई अंतर नहीं होने वाला है ना। प्रोडक्ट में भी हम लोग क्या करेंगे, रेट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी, पी हमारा क्या है यहाँ पे, प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट के लिए भी हम लोग हमेशा क्या करेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, पी क्या है हमारा, प्रोडक्ट है, डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, फाइन। अब आप लोग ये बताओ, जैसे यहाँ पे तो हम लोग नहीं लिखा है, लेकिन आप लोग ध्यान रखना, हम लोग यहाँ पे जैसे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी है ना, प्रोडक्ट पी डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, इसे हम लोग लिख सकते हैं चेंज इन कंसन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी। सिमिलरली रिएक्टेंट के लिए आर के लिए क्या लिख सकते हैं, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी, याद रखना है ना, लिख सकते हो आप लोग, डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। यहाँ पे इंक्रीज लिख सकते हो प्रोडक्ट के लिए, और रिएक्टेंट के लिए डिक्रीज, है ना, दोनों आप यूज कर सकते हो, है ना, चेंज इन कंसंट्रेशन या इंक्रीज इन कंसंट्रेशन प्रोडक्ट के लिए, रिएक्टेंट के लिए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर या डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर, है ना, यहाँ पे डिक्रीज भी लिख सकते हो, फाइन, है ना, ठीक है। अब देखो आप लोग, तो प्रोडक्ट के लिए हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होता है हमेशा, है ना,
प्रोडक्ट के लिए रेट हमारा प्लस साइन में रहेगा, है ना। ओके, अब हम लोग चलते हैं आगे। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो जनरली 3 टाइप के रिएक्शन होते हैं, बस ध्यान रखना आप लोग, है ना। कौन कौन से होते हैं? फास्ट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन और स्लो रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन कौन से होते हैं? हमेशा याद रखना, एसिड बेस वाले, है ना। एसिड बेस वाले फास्ट होते हैं। मॉडरेट कौन होंगे? हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्जन ऑफ शुगर या हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च, ये मॉडरेट रिएक्शन होते हैं। स्लो रिएक्शन, स्लो रिएक्शन जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, काफी स्लो रिएक्शन है ये, स्लो रिएक्शन में आता है रस्टिंग ऑफ आयरन। या आप बोल सकते हो कन्वर्जन ऑफ ग्राफाइट टू डायमंड, ग्राफाइट को डायमंड में बदलने के लिए या बदलता है काफी समय के बाद, तो स्लो रिएक्शन होता है, धीरे 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 होता है ये, काफी स्लो है ये रिएक्शन, है ना। अब जो मेन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, टाइप ऑफ रिएक्शन जो है हमारा 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। देखो एवरेज का मतलब ये हुआ कि कोई टाइम पीरियड में हम लोग बात करें, कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, है ना। T1 टाइम से T2 के बीच में क्या रेट रहा हमारा, तो उस केस में हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यूज करते हैं। बट इंस्टेंटेनियस का मतलब ये हुआ कि अभी बताओ, फिक्स टाइम पे बताओ, पर्टिकुलर टाइम पे, हम टाइम ड्यूरेशन नहीं देने वाले हैं, है ना, T1 से T2 में नहीं देने वाले हैं, कोई फिक्स टाइम पे हम लोग बात करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन ये बोले कि फिक्स टाइम पे बात करो, फिक्स टाइम का रेट बताओ, तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। पार्टिकुलर या फिक्स या स्मॉल टाइम ड्यूरेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखना। जब भी अगर कोई पूछे आपसे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं पीरियड, टाइम ड्यूरेशन, कोई टाइम दिया रहेगा T1 से T2 करके, ऐसे कुछ टाइम ड्यूरेशन होगा उस केस में। इंस्टेंटेनियस क्या होगा? फिक्स टाइम, अभी बताओ, या कोई पर्टिकुलर सेकेंड में, है ना, फिक्स टाइम पे बात करो। ड्यूरेशन बात नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पे ड्यूरेशन की बात नहीं होगी। और ये कंडीशन याद रखना आप लोग, डेल्टा टी जो होगा टेंडिंग टू जीरो होगा। ये कंडीशन किसका है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का, है ना। फाइन, अब बताओ किसी को यहाँ तक डाउट है? यहाँ पे तो डाउट तो नहीं होना चाहिए, बोलो किसी को डाउट है? हाँ, 1 मिनट सर, आपने ग्राफ में नेगेटिव कहाँ लगाया था? नेगेटिव ग्राफ में नेगेटिव, साक्षी कहाँ पे बोल रहे हो आप? साक्षी, आप अपने आप को अनम्यूट करना। नेगेटिव ग्राफ में नहीं है, नेगेटिव ग्राफ में नेगेटिव नहीं है। यहाँ पे साइन, यहाँ पे नेगेटिव लगाना है, जब रेट लिख रहे हो ना तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, ठीक है। बोलो। ठीक है साक्षी, कोई डाउट? साक्षी बोलो। यस, टेंडिंग टू जीरो, नॉट एग्जैक्ट जीरो, जीरो नहीं कर सकते हम लोग, लिमिट टेंडिंग टू जीरो, अप्रोच टू जीरो होता है, ठीक है, अप्रोच करता है वो। फाइन, ओके, ठीक है। अब देखो आप लोग, ओके, अब देखो आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है हमारा, कैसे आप लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करोगे, है ना। इस केस में हम लोग यूज करेंगे कंसंट्रेशन, है ना। अगर 2 टाइम पीरियड दिया हुआ है तो टाइम T1 पे कितना कंसंट्रेशन था हमारा रिएक्टेंट का, टाइम T2 पे कितनी कंसंट्रेशन थी। सपोज कर लो टाइम T1 पे हमारा कंसंट्रेशन ए का क्या है? C1 है ना। ए का क्या है? C1 है। और टाइम T2 पे कंसंट्रेशन जो है ए का क्या होगा? C1 - X हो गया, कुछ तो डिक्रीज कंसंट्रेशन हुआ होगा ना, कुछ तो अमाउंट डिसोसिएट हुआ होगा ना। तो एक्स क्या है हमारा? डिसोसिएटेड अमाउंट है, कितना अमाउंट डिसोसिएट हुआ है, ठीक है, क्लियर है। तो टाइम T2 पे हो गया C1 - X। देखो जब भी वो लोग रेट पूछेंगे ना, ठीक है ना,
रेट रिएक्टेंट का, तो याद रखना कैसे कैसे पूछ सकते हैं। वो बोलेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, या रेट ऑफ ए, या रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए, या रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, है ना। डिफरेंट डिफरेंट टर्म में आपसे पूछा जा सकता है, याद रखना। कंजप्शन हो जाएगा, डिसअपियरेंस हो जाएगा, है ना। रेट ऑफ ए क्यों लिख देगा वो लोग, तो क्या करोगे आप लोग उस केस में? हम लोग यूज करते हैं माइनस डेल्टा ए डिवाइड बाई डेल्टा टी, है ना। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। तो T2 क्या है? चेंज कैसे निकाल देते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल, और नेगेटिव साइन आगे लगा लेना हमेशा, है ना, रिएक्टेंट के लिए। डिवाइड बाई T2 माइनस T1, है ना। तो अब आप लोग ये बताओ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टाइम T1 पे कंसंट्रेशन कितना है ए का? सभी लोग बोलना, टाइम T1 पे हमारा कंसंट्रेशन कितना है? T1 टाइम पे कंसंट्रेशन क्या है, बोलो। टाइम सर T1, सी यस, सी है। और टाइम T2 पे सेवन माइनस एक्स। यस, क्या हो जाएगा हमारा? माइनस T2 पे क्या था? C1 माइनस एक्स माइनस C1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, है ना। तो ये ध्यान रखना। तो आपको क्या मिल जाएगा? माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको आपके पास आ जाएगा x अपॉन T2 माइनस T1, है ना। x अपॉन T2 माइनस T1 आ जाएगा, है ना। तो आपको यहाँ पे वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में कि टाइम T1 की वैल्यू क्या है, उस टाइम पे कंसंट्रेशन क्या है, टाइम T2 क्या है, उस टाइम पे कंसंट्रेशन क्या है। इस सारे वैल्यू आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में। आपको जस्ट वैल्यू पुट करना है और आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। अब देखो हम लोग यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किए हैं रिएक्टेंट ए का, है ना। तो रिएक्टेंट का ग्राफ क्या होता है? डिक्रीजिंग होता है, ऐसे होगा, है ना। ग्राफ कैसा होगा हमारा? डिक्रीजिंग होगा। फाइन, ठीक है। तो ध्यान रखना रिएक्टेंट का ग्राफ ऐसे जाता है, डिक्रीजिंग ग्राफ होता है ना। फाइन, तो रेट ऑफ ए क्या हो जाएगा यहाँ पे? अगर कोई बोले कि रेट ऑफ ए लिखो आप, रेट ऑफ ए क्या हो जाएगा फिर? माइनस, अगर एवरेज के टर्म में लिख रहे हो तो क्या हो जाएगा? डेल्टा ए, डेल्टा ए कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा ए क्या हो जाएगा? माइनस कंसंट्रेशन एट टाइम T2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम T1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। तो ये याद रखना कि कैसे हम लोग चेंज को लिख रहे हैं, है ना। ठीक है, क्लियर है सबको? फाइन, अब हम चलते हैं प्रोडक्ट के पे। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट अगर आपको दिया रहेगा कि हम लोग आगे आएगा, आगे आएगा ज्योति, आगे आने वाला है, आगे आएगा सारी चीजें, है ना। सारी चीजें आगे आने वाली है ना। ठीक है, अब आप लोग देखो, सभी लोग ध्यान सुनना एवरीवन। अब प्रोडक्ट का बात हो रहा है, प्रोडक्ट में कैसे क्या होगा, है ना। देखो, जैसे हम लोग रिएक्टेंट का था ना, सेम प्रोडक्ट का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट पूछने का तरीका अलग होगा, डिफरेंट होगा। कैसे देखे? जैसे यहाँ पे होगा रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी, या रेट ऑफ बी, या रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी। देखो प्रोडक्शन आ गया ना यहाँ पे। या बोल सकता है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, या आपसे बोल सकता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। ये ध्यान रखना, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, है ना। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। तो रेट क्या हो जाएगा हमारा? प्लस डेल्टा बी अपन डेल्टा टी। फाइन, तो कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम T2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम T1, ये याद रखना, ठीक है। डिवाइड बाई T2 माइनस T1, और ये ग्राफ है किसका? प्रोडक्ट का। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, रिएक्टेंट का नीचे आएगा, ऐसे, ठीक है। याद रखना, प्रोडक्ट का ऐसे बढ़ेगा, इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, रिएक्टेंट का डिक्रीजिंग ग्राफ, है ना। फाइन, तो आप लोग ग्राफ भी ध्यान रखना, है ना। ग्राफ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं आपको आनी चाहिए, याद होनी चाहिए, है ना। ठीक है, अब हम चलते हैं इंस्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन।
इंस्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग फिक्स्ड टाइम पे स्मॉल ड्यूरेशन पे बात करते हैं, और यहाँ पे कंडीशन याद रखना, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। कोई बोल रहा था कि सर डेल्टा टी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, नहीं, टेंडिंग टू जीरो और एग्जैक्ट जीरो दोनों में अंतर होता है ना, ये दोनों चीज अलग है। एक बोल रहा है लिमिट है, ये क्या है हमारा लिमिट, मैथ में लिमिट पढ़ोगे, लिमिट है ये। डेल्टा चेंज जो टाइम हो टेंडिंग टू जीरो, जीरो नहीं हो रहा है, हो सकता है 0.1 हो सकता है 0.0001 हो, ठीक है, जीरो नहीं है। जीरो हो जाए तो फिर तो ये हटा ही दो, फिर लिखने का फायदा क्या है, लिख ही ना दो ऐसे। समझ गए आप लोग? तो हमेशा हम लोग लिमिट का बात करते हैं, डेल्टा टी चेंजिंग, डेल्टा टी जो टेंडिंग टू जीरो, नॉट एग्जैक्ट जीरो। एग्जैक्ट जीरो का मतलब क्या हुआ, एग्जैक्ट जीरो पे नहीं बात करेंगे ना हम लोग, टेंडिंग टू जीरो, फ्रैक्शन ऑफ चेंज पे हम लोग बात करते हैं, काफी स्मॉल टाइम ड्यूरेशन पे बात करते हैं, ठीक है। तो कंडीशन आप लोग डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो पूछा जाएगा, नॉट एग्जैक्ट जीरो, ठीक है। फाइन, अगर एग्जैक्ट जीरो हो जाए तो फिर तो रेट हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा ठीक है। अगर देखो यहाँ पे, अगर आप जीरो पुट कर दिए डायरेक्ट तो क्या हो गया, इनफाइनाइट। क्या ये पॉसिबल है? नो सर। पॉसिबल है? नो नहीं, सर। नो सर। तो जीरो नहीं। ये कंडीशन पूछा पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है शायद, फिर है ना, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। कंडीशन क्या होता है इंस्टेंटेनियस रेट का, तो लिमिट टेंडिंग टू जीरो होता है ना, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, नॉट एग्जैक्ट जीरो। ये बोल सकते हो कि 0.000001 ऐसे कुछ है। फाइन, क्लियर है। बट इस केस में देखो, इंस्टेंटेनियस का जब भी आप निकालोगे ना रेट, तो हम लोग हमेशा स्लोप निकालते हैं। किसका स्लोप? कर्व का, है ना, कर्व है, कर्व, कर्व क्या है, हम लोग टेंजेंट लेंगे और टेंजेंट का हम लोग स्लोप निकाल लेंगे, ठीक है। इसलिए हमेशा डी ए अपॉन डी टी होता है। क्या होता है? माइनस डी ए अपॉन डी टी। माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोग रिएक्टेंट का बात कर रहे हैं यहाँ पे, रिएक्टेंट का, किसका बात हो रहा है यहाँ पे, रिएक्टेंट का, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन दिख रहा है, नहीं तो नहीं होता, प्रोडक्ट के लिए क्या होता, प्लस साइन, है ना। ओके, फाइन। तो आपसे बोर्ड में पूछा जा सकता है कि ग्राफिकली बताओ, तो ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर लेना, टेंजेंट इसे ड्रॉ कर देना, है ना, फिर स्लोप निकालना। स्लोप जब स्लोप जो है हम लोग हमेशा डीवाई बाई डी एक्स से निकाल, है ना, याद है ना सबको, स्लोप जो है हम लोग हमेशा डीवाई बाई डी एक्स से निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या है, डी ए बाई डी टी से, ठीक है। ओके, क्लियर है सबको? किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट तो नहीं आया ना यहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में? पूछ लो। और ये कंडीशन एग्जैक्ट जीरो ना लिख देना, ठीक है, दोनों में अंतर होता है। फिर एग्जैक्ट जीरो है तो लिमिट क्यों यूज होगा? ओके, फाइन, आगे चले हम लोग, बोलो बोलो, यस सर। है ना, ठीक है। अब आपके पास ये हो गया हमारा, रिएक्टेंट का था ऊपर, नीचे हमारा है प्रोडक्ट का, कोई अंतर नहीं, सेम चीज, ग्राफ में थोड़ा सा चेंजिंग आ जाएगा, लिखने की तरीके चेंज हो जाएंगी, है ना, नेगेटिव जगह पॉजिटिव आ जाएगा बस, और ग्राफ हमारा थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो ये याद रखना, ग्राफ जो है प्रोडक्ट के लिए ऐसे ड्रॉ करना, फिर उस पर टेंजेंट ड्रॉ करना, है ना, और इस पर्टिकुलर टाइम पॉइंट पे स्लोप निकाल लेना, तो डीबी अपॉन डी होगा, है ना। ओके, फाइन, बोलो। अब आपके पास क्वेश्चन यस आ, सर। है ना, ठीक है, क्लियर है ना सबको, डाउट तो नहीं आ रहा है ना, है ना। अब हम लोग, जैसे किसी ने बोला सर आपने तो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड ही नहीं कर रहे हो, पढ़ाते पढ़ाते चले जा रहे हो, मैंने तो पढ़ा था बुक में, वहां पे तो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड हो रहा था, ठीक है। अब हम लोग वही पढ़ेंगे, कहाँ पे डिवाइड करना है, कहाँ नहीं करना है ना, ओके सर। कहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे, कहाँ पे नहीं करेंगे, अब हम लोग वही कवर करने वाले हैं। सपोज कर लो हमारे पास ये रिएक्शन दिया हुआ है, जनरल रिएक्शन कोई सा भी हो सकता है, क्या है हमारा ये, जनरल रिएक्शन, है ना।
फाइन, जनरल भी है और ये बैलेंस्ड भी है, ठीक है, यहाँ पे लिख लो बैलेंस्ड, ये नहीं कि बैलेंस नहीं है और आप किए जा रहे हो। फाइन, देखो जब भी आप रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हो उस केस में हम लोग स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, ठीक है, उस केस में हम लोग स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। जैसे देखो हमारा रिएक्टेंट क्या ये है, ए है तो माइनस आ गया, है ना, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 2 है, 2 से डिवाइड कर दिए 2। हम लोग यहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं, कौन सा, इंस्टेंटेनियस के टर्म में, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन जो हम लोग लिख रहे हैं इंस्टेंटेनियस के टर्म में, है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 1/3 डी बी अपॉन डी टी, और यहाँ पे प्लस साइन, है ना। फाइन, ये तो हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ ए क्या होगा फिर, क्या ये सही है लिखा हुआ, जो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या ये सही है या गलत है, दोनों बताओ, रेट ऑफ बी और या रेट ऑफ ए सही है या गलत है सभी लोग बोलना, जो लिखा हुआ है ना रेट ऑफ ए या रेट ऑफ बी, क्या वो सही है या गलत है, कि कोई मिस्टेक है वहां पे, बोलो। शायद सही है। क्या सभी लोग बोल रहे हैं सही है या किसी को लग रहा है नहीं नहीं ये तो नहीं होना चाहिए, सर सही है। सब लोग, कोई है अभी भी जिसको लग रहा है नहीं नहीं, बोलो। ठीक है, तो ध्यान रखना जब भी आप रेट ऑफ ए का बात करोगे या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए का बात करोगे, है ना, या रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए क्या है हमारा रिएक्टेंट, तो उस केस में हम लोग स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का कोई रोल नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन में ही हम लोग डिवाइड करते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फाइन, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कब डिवाइड करना है और कब नहीं करना है, हमेशा नहीं, जब मन किया तब कर दिए, है ना, ठीक है। और आपके पास ये क्वेश्चन है और आपको ये बताना है कि क्या ये, आप लोग के सामने मैं एक इक्वेशन लिखूंगा, आपको जस्ट ये बताना है कि सही है कि गलत है, और ये जेई में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, देखो, अगर जेई में आया हुआ है क्वेश्चन इजी है, इसका मतलब ये नीट में भी आने की चांसेस है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा बताओ, जेई मेन में आया हुआ है, half minus a minus dA by dt हाफ माइनस डी ए बाई डी टी, देन हाफ 1/3 डी बी अपॉन dt देन माइनस 2/3 2/3 होगा ना सर? हाँ? सर 2/3 होगा। ओ सही है ना, ये मैंने, अब आप लोग सही हो इसका मतलब, है ना, ठीक है, हाँ नहीं बोलो, नहीं 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 क्या ये सही है, यस सर। कोई है जिसको लग रहा है नो नो सर आपने तो गलत कर दिया है, बोलो, कोई है जिसको लग रहा है कि 3 आना चाहिए या 2 आना चाहिए, क्या ये इक्वेशन सही है, यस सर। यस सर। लॉक कर दिया जाए ना, सही है ना, तो ये इक्वेशन करेक्ट है, ठीक है, सही है, यस सर। फाइन, सही है, ओके, है ना। अब जैसे डिफिनीशन है एक, याद रखना कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर ए गिवन रिएक्शन, कोई सा भी रिएक्शन दिया रहेगा ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है कि रेट ऑफ the rate of change in concentration of any substance involved in the reaction divided by its stoichiometric coefficient, ये याद रखना, ठीक है, डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट,
ये छोटी छोटी बातें सभी लोग याद रखना भूलना नहीं, है ना। फाइन। ओके। अब आपके पास जनरल इक्वेशन आ गया यहाँ पे। ये मैंने जनरल इक्वेशन लिखा है यहाँ पे। तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन जो मैंने लिखा है यहाँ पे, क्या ये सही है या गलत है? सभी लोग चेक करो। रेट ऑफ रिएक्शन जो मैंने लिखा है, क्या ये सही है, करेक्ट है, रॉन्ग है, क्या है? सही है। सर सही है। सही है। है ना। तो फिर रेट ऑफ ए, ये क्या, ये भी सही है या इसमें कुछ गलत लग रहा है आपको? ये भी सही है। ये मत सोचो कि मैंने लिखा है तो सही नो सर, ये भी सही है। है ना। ये ना सोचो यार, सर ने लिख दिया तो सही होगा, है ना। सही है क्या गलत है, किसी को लग रहा है नहीं नहीं आपने तो गलत कर दिया। ठीक है सर। ठीक है, आगे चले हम लोग, सही है ना। यस सर, सही है सर। अब एक चीज जो इम्पोर्टेंट है आप लोग याद रखना नोट में। क्या, अगर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को आप चेंज कर रहे हो, मीन्स मान लो कि आपने डिवाइड कर दिया, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को चेंज कर रहे हो, जो भी मान लो पर्टिकुलर रिएक्शन है ना, बैलेंस है, फिर आपने क्या किया, डिवाइड कर दिया। कोई दूसरा रिएक्शन है, सेम रिएक्शन है, बस उसमें आपने स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को चेंज किया। कैसे चेंज कर सकते हो? आइदर बाय मल्टीप्लाई और बाय डिवाइड। तो जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हो ना यहाँ पे, तो कौन सा जो है हमारा रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा? कौन सा चेंज होगा? या रेट ऑफ अपीयरेंस चेंज होगा, या रेट ऑफ डिसअपियरेंस चेंज होगा, या रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा? कौन सी चीजें चेंज होंगी, कौन सी नहीं होंगी? ये आप लोग सोच के बताओ, बोलो कौन सा चेंज होगा, रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपियरेंस? आप क्या कर रहे हो, आपने स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को चेंज कर दिया, बस ये बताओ इन दोनों में से कौन सा चेंज होगा? बोलो। सर रेट ऑफ रिएक्शन। यस, रेट ऑफ रिएक्शन विल चेंज। क्यों? यही तो डिपेंड कर रहा था ना हमारा स्टाइकोमेट्रिक पे, है ना। ये क्या, विल नॉट चेंज, विल नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होगा क्योंकि ये तो डिपेंड ही नहीं कर रहा था, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं कर रहा था, यही लिखा हुआ है। If the stoichiometric coefficient is changed by dividing or multiply by any number, then rate of appearance या rate of disappearance will not be changed। ये चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रीजन ये है कि ये डिपेंड ही नहीं कर रहा था उस पे अगर ये डिपेंड नहीं कर रहा है तो चेंज कैसे होगा? आप कुछ भी कर लो, है ना। बट रेट ऑफ रिएक्शन विल चेंज क्योंकि ये डिपेंड कर रहा था, हम लोग डिवाइड कर रहे थे स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से, याद आया कि भूल गए? यस सर, ये इंस्टेंटेनियस है यस सर, सर। इसलिए चेंज नहीं होगा सर। हाँ। ओके। अब आप लोग ये बताओ, आप लोग के सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, है ना, और इसका आंसर सभी लोग ट्राई करो। सभी लोग, एवरीवन ट्राई करें। आंसर बताना सभी लोग, कितना आ रहा है आप लोग का? ये बताओ आप लोग, अप्रोच क्या होगा आप लोग का इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए?
ये क्वेश्चन सर सॉल्व कर। 5 × 10⁻⁴ यस, वाह, ग्रेट। कैसे किया आपने? दोनों को इक्वल कर दिया। यस, शिखा का भी सही है, वाह, श्रेया का भी सर सही है इसमें ना? ये जो आपने वैल्यू दे रखी थी और हम्म SO2 को जब हमने उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिया था तो 1/2 था, तो वो हम्म 2 उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2.5 से जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.0 होगा। यस, हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे रेट ऑफ सर रिएक्शन। 7.5 × 10⁻⁴ आएगा सर। 7 नहीं, 5 आएगा। 5। हाँ, देखो कैसे, पहले हम लोग लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन दिया हुआ है ना यहाँ पे। जब भी कुछ जब भी कुछ हो ना, पहले आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखा करो, ठीक है? है ना? तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख लिया आप लोगों ने। इसके लिखने के बाद हम बेसिकली हमें निकालना क्या है और दिया क्या है, ये दोनों दो चीज आप लोग को पता होने चाहिए। हमें निकालना है SO2 के टर्म में, और हमें दिया हुआ है O2। ठीक है, तो इन दोनों को निकाल लिए बाहर हम लोग, O2 और SO2 को। तो इन दोनों को बाहर, यहाँ आ गया ये दोनों, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। और इसकी वैल्यू दी हुई है ना, इसकी वैल्यू दी हुई है 2 × 10⁻⁻⁴ दिया हुआ है, तो यहाँ आपने पुट कर दिया, है ना? हमें इसका निकालना है, फाइन, है ना? तो क्या हो जाएगा, 2 × 2.5 × 10⁻⁻⁴ कितना आ जाएगा, 5 × 10⁻⁻⁴, है ना? कितना आ जाएगा, -4। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर सर। हाँ, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा ना, क्योंकि वैल्यू जो आप पुट करोगे वो माइनस में है ना, तो ये माइनस में है, तो ये यहाँ माइनस में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सब? बोलो। यस सर। तो ये यहाँ माइनस नहीं में आ आएगा जाएगा। हाँ, बोलो। ये सर यहाँ माइनस में नहीं आएगा ना सर। 5 × 10⁻⁴ आएगा सर। माइनस में नहीं आएगा ना सर आगे, क्योंकि रेट। क्यों क्यों माइनस में नहीं आएगा, बोलो। सर इसका रेट ऑफ सर इसका क्वेश्चन दिखाना सर, मैंने रिपीट। हम्म दिखा। माइनस में ही आएगा सर। हम्म, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल क्योंकि हो जाएगा। यस बट सर, जब माइनस में कैसे। बट जब वैल्यू पुट करोगे ना, वो माइनस में ही है। ठीक है, यस सर। ओके, आगे चले हम लोग। ठीक है, अब आपके यस पास सर। सेकेंड क्वेश्चन है ना? इसका आंसर बताओ। आप लोग का कल क्लास है क्या, मीन्स 8 बजे? नो सर। ठीक है, सर 4 × 10⁻⁻3। यस, वाह, क्या बात है ना? क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है बस। जो दिया है, जिसको निकालना है, उन दोनों को निकाल लेना बाहर। ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिया। इसे इसे करने से पहले आप लोग का ये बताओ, ये बैलेंस है? यस सर। ये ध्यान रखना है ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बैलेंस चेक कर लेना पहले, है ना? ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है HI का, है ना? HI निकालना है, और हमें दिया क्या है, H2। हमें दिया है H2, तो HI यहाँ आ गया, H2 यहाँ आ गया, फाइन। और हमें यहाँ से रेट निकल गई। ठीक है, फाइन, तो ये हमारा आंसर है। इसका मतलब आप लोग को आइडिया है कैसे हम लोग क्वेश्चन कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ डिसअपियरेंस अपीयरेंस। इसका मतलब आप लोग प्रो हो, है ना? कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है। ठीक है, फाइन। अब देखो, कुछ फैक्टर है जिसपे हमारा केमिकल रिएक्शन डिपेंड करता है, तो हम लोग क्लासेज, आगे क्लासेज में हम लोग पढ़ेंगे कहाँ कहाँ पे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कैसे कैटलिस्ट पे कैसे डिपेंड करता है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, है ना? ठीक है, ये सारी चीजें अब आगे आएंगी, है ना? फिर किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रेशर पे, पीएच पे, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड पे, है ना? और इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, है ना? बहुत सारा चीज फैक्टर पे डिपेंड करता है, बस ध्यान रखना आप लोग, है ना? ठीक है, और आज क्लास का लास्ट टॉपिक जो है
वैसे तो ये टॉपिक जो है हमारा 11th का है, बट थोड़ा सा आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे रेट लॉ। रेट लॉ कैसे लिखते हैं, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, nth ऑर्डर, ये सारी चीजें कवर होंगी। तो इसके लिए आप लोग को ध्यान रखना कि जब भी हम लॉ ऑफ मास एक्शन लिखते हैं ना, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है कि ये क्या बोलता है, लॉ ऑफ मास मास एक्शन देखो यहाँ पे, इट इज स्टेटेड दैट rate of any chemical reaction is proportional to the product of mass of reacting species, product of masses of reacting species with each mass raised to a power equal to the stoichiometric coefficient। कैसे देखो, मान लो आपको रिएक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे सभी लोग ध्यान से देखो, ये रिएक्शन है जनरल, जनरल जनरल मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिख रखा है ना, M1 इंटू A1 प्लस M2 इंटू A2 प्लस M3 इंटू A3 गिव्स प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट दे रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विथ पावर ऑफ इट्स स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो M1 M2 M3 क्या है, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। बट जब हम लोग ये तो हो गया हमारा एक्टिव मास, ठीक है, ये क्या है हमारा एक्टिव मास हो गया। बट ये तो हो गया कैसे रेट लॉ लिखेंगे। एक चीज ध्यान रखना वहां पे, उस केस में थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया बता रहा हूँ। रेट रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा वहां पे, हम लोग जो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द के कंसंट्रेशन। मान लो आपको दिया हुआ है A प्लस बी जो है P बन रहा है, तो कंसंट्रेशन टू द पावर 1, कंसंट्रेशन टू द पावर B1, क्या ये सही है, क्या ये सही है, बोलो, क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन ही है क्या ये, यस कोएफिशिएंट 1 है। अच्छा, पावर 1 कब लिखते हैं हम लोग, स्टाइकोमेट्रिक जो है कब लिखते हैं पावर में इसके, जब मेंशन हो हमारा रिएक्शन क्या हो, एलिमेंट्री हो, है ना, आगे देखेंगे, तो हमेशा ये मत लिख देना, ठीक है। तो ये जब तक मेंशन ना हो, मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन ही नहीं किया, तो ये गलत है, ठीक है। जब तक मैं मेंशन ना करूं कि ये रिएक्शन क्या है, एलिमेंट्री, तब तक आप लोग नहीं लिखोगे, ठीक है। वैसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में रेट लॉ के बारे में, है ना। सर एक्टिव मास क्या होता है? ये कंसंट्रेशन बताता है, यही तो है एक्टिव मास। ओके तो सर। उसका पैसिव मास भी होता है क्या? एक्टिव मास कंसंट्रेशन है, जैसे मोल पर लीटर, यही है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे, ये चीजें, यही तो है एक्टिव मास, मोल पर लीटर, मतलब रिएक्टिंग स्पीसीज में जो जो भी प्रेजेंट है ना, जैसे यहाँ पे ये क्या है, ये मैंने लिखा, मान लो यहाँ पे मैंने 1 कर दिया, है ना, एक सेकेंड, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिव मास, ठीक है। एक्टिव मास, एक्टिव मास होता है हमारा मोल पर लीटर, ठीक है, ओके। बस आप लोग ध्यान रखना कि एक्टिव मास मोल पर लीटर होता है कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। कंसंट्रेशन जो रिएक्टिंग स्पीसीज का होता है उसी को हम लोग एक्टिव मास बोलते हैं, बस शॉर्ट फॉर्म में याद रखना, वैसे कोई पूछेगा नहीं आपको, बस इसलिए मैंने बताया कि कैसे लिखेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन, उसके लिए, है ना, ठीक है, ओके। और सॉलिड और लिक्विड का 1 होता है, ये तो आपको पता है ना सबको, सॉलिड का 1 लेते हैं हम लोग, लिक्विड का भी 1 लेते हैं, क्यों, क्योंकि डेंसिटी जो है चेंज नहीं होता है रिएक्शन में, इसलिए एक्टिव मास जो हो जाता है 1 होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम में आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11th में, ठीक है। वैसे इस चैप्टर में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने जस्ट बता दिया, बस आप लोग जान लो, है ना, ज्यादा ये इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। ठीक है गाइस, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग एंड
Smiling all of you. Bye bye guys. थैंक यू सर। Bye bye, sir. Good Thank night. you.